हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। यह बीए हिंदी 3rd सेमेस्टर हिंदी गद्य का एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंतर्गत लिया है, जो मुझे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगा। इस प्रश्न का परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। और इस क्वेश्चन के अंतर्गत मैंने आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी में आंसर किस तरह से लिखें। तो वीडियो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से गबन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में सर्वप्रथम लिया जाता है। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। युग प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद ने अपनी रचना धार्मिकता के द्वारा भारतीय समाज की समस्त स्थितियों का अत्यंत मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थपूर्ण चित्रण किया है। उनका संपूर्ण साहित्य तत्कालीन भारतीय जनजीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है। अब आते हैं हम गबन जो उपन्यास है इसके बारे में लिखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने गबन उपन्यास की रचना, इसका सन लिखेंगे 1930 ईस्वी में की। और गबन उपन्यास की जो कथा है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो पहले का भाग है उसमें जो गबन उपन्यास का नायक रमानाथ है, वो चुंगी का पैसा गबन कर कलकत्ता भाग जाता है। और दूसरा जो उत्तरार्ध है उसमें वो कलकत्ता जाकर रहता है देवी दीन नाम के एक व्यक्ति के पास उसके। और बाद में वो पुलिस उसे पकड़ लेती है और पुलिस का वह सरकारी गवाह बन जाता है। और वह जिसके पास रहता है देवी दीन के पास, उसी को वह झूठे इल्ज़ाम में फंसा देता है। और जो उसकी पत्नी है जालप्पा, वो पहले आभूषण प्रियता के कारण या आभूषणों से प्यार करने के कारण वो अपने पति को रामनाथ को उसी की वजह से वो गबन करता है। तो बाद में उन सबको वो त्याग कर अपने पति को ढूंढने कलकत्ता पहुंच जाती है। और अपने प्रयासों के कारण वह अपने पति रमानाथ को वहाँ से छुड़ा लेती है। और जो वो देवी दीन और उसकी पत्नी जग्गो होती है उनकी भी वह सेवा करती है। तो यहाँ इस उपन्यास की कहानी ख़त्म हो जाती है। अब हम आते हैं उपन्यास के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ मैंने लिखा है कि पहला है आपका कथनांक या विषय वस्तु, दूसरा है आपका पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है आपका संवाद या कथन, चौथा है आपका देश काल वातावरण, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। इन्हीं 6 जो तत्व हैं उपन्यास के, इन्हीं के आधार पर अब हम जो प्रेमचंद का गबन उपन्यास है उसकी हम समीक्षा करेंगे। तो इसमें पहले आएगा कथानक या विषय वस्तु। तो इसमें जो गबन उपन्यास की जो कथा है उसको हम अपने शब्दों में लिखेंगे। गबन उपन्यास का कथानक मध्यम वर्गीय परिवार पर आधारित है। उपन्यास के पात्र दयानाथ तथा रमानाथ दोनों मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि हैं। झूठी प्रदर्शन प्रियता के कारण सिद्धांतवादी होते हुए भी दयानाथ अपने पुत्र रमानाथ के विवाह में ऋण लेकर अनावश्यक व्यय करता है। वे अपनी पुत्रवधू जालप्पा के लिए आभूषण उधार बनवाते हैं और जब महाजन का
अपना उधार मांगने के लिए दयाराम पर दबाव डालता है तो वह अपने पुत्र रमानाथ से आभूषण चोरी कर ऋण से मुक्त होने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप जो गबन उपन्यास की कहानी है उसको मतलब अपने छोटे से शब्दों में हम इस कथानक में लिखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा छोटा करके लिखा। उधर आभूषण प्रिय जालप्पा एक तो चंद्रहार ना पाने से वैसे ही उदास थी, जब आभूषण चोरी हो जाने से वह अत्यंत दुखी हो जाती है। आवारा, निष्क्रिय एवं अपनी आर्थिक स्थिति का झूठा बखान करने वाले अपने पति रमानाथ से वह बार बार आभूषणों का आग्रह करती है। रमानाथ किसी प्रकार से चुंगी दफ्तर में नौकरी करने लगता है और ऊपर की आय भी होने लगती है। अपने पति रमानाथ की ऊपरी आय को देखकर उससे आशा हो जाती है कि अब उसके आभूषण बनेंगे। वह उधार आभूषण खरीदती है। जालप्पा इन आभूषणों को पहनकर समाज में अपने जीवन स्तर का प्रदर्शन करना चाहती है और वह अपने झूठे प्रदर्शन के कारण अपनी सहेलियों का सारा खर्चा उठाती है। आय से अधिक व्यय होने के कारण जब रमानाथ आभूषणों का ऋण चुकाने में असमर्थ रहता है तो एक दिन चुंगी में गबन करता है और अंत में इस अपराध के डर से वह प्रयाग छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। कथा का पूर्वार्ध यहीं समाप्त हो जाता है। जो पहली कथा है वो यहीं समाप्त हो जाती है। फिर उपन्यास में जो दूसरी कथा है उत्तरार्ध है वो है कलकत्ता में जब ये पहुंचता है रामनाथ। उपन्यास के उत्तरार्ध का प्रमुख घटना स्थल कलकत्ता है। मतलब यहाँ से अब इसकी दूसरी कहानी शुरू होती है। उपन्यास के उत्तरार्ध का मुख्य घटना स्थल कलकत्ता है, जहाँ रमानाथ देवी दीन के यहाँ आश्रय लेता है। एक दिन वह अपनी विकृति वेशभूषा एवं स्वयं संगीता हृदय होने के कारण पुलिस द्वारा बंदी बना लिया जाता है। वह चुंगी में गबन करने के अपराध को स्वयं स्वीकार कर लेता है, जिसका लाभ उठाकर पुलिस उसे अपना गवाह बना लेती है। उधर जालप्पा भी कलकत्ता पहुंच जाती है और उसके इस घृणित कार्य का विरोध करती है। पुलिस अपने सारे हथकंडे अपनाती है, किंतु जालप्पा के प्रयास से अंत में रमानाथ पुलिस के चुंगल से मुक्त हो जाता है और कथा का अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त रत्ना तथा इंदु भूषण की कथा भी है इसमें, और देवी दीन तथा जग्गो की कथा भी है, और जोहरा की कथा भी इस उपन्यास की सहायक कथाएं हैं। रत्ना और इंदु भूषण उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि देवी दीन और जग्गो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इसमें से कुछ छोटा मोटा काट के लिख भी सकते, पर वैसे मैंने इसको काफ़ी छोटा करके ही लिखा है, क्योंकि अगला है पात्र चरित्र चित्रण। मुंशी प्रेमचंद जी गबन चरित्र प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में यूं तो अनेक पात्रों का समावेश किया गया है, लेकिन मुख्य पात्र हैं इसके। आप मुख्य पात्रों को इस तरह से लिखेंगे। पहले है रमानाथ, जालप्पा और रत्ना, जोहरा, देवी दीन, दयाराम और इंदु भूषण। ये इनके मुख्य पात्र हो जाएंगे। फिर है अगले अन्य पात्र। अन्य पात्र में है मानकी, रामेश्वरी, जग्गो, मणिभूषण, रमेश, चरणदास और गंगू सफर, जो यहाँ से ये आभूषण उधार लेता है रामनाथ, उनका है ये। अब इसमें हम जो पात्र हैं पहले मुख्य पात्रों के बारे में लिखेंगे। इसमें जो मुख्य पात्र 4 हैं इनके बारे में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। फिर जो अन्य पात्र हैं उनके बारे में तो बस ये क्या हैं वो ही लिखना है आप लोगों को। रमानाथ गबन उपन्यास का नायक है, क्योंकि उपन्यास की समस्त घटनाओं के केंद्र में वही अकेला ही विद्यमान है। रमानाथ अर्धशिक्षित आवारा युवक है जो
दूसरों से मांगे वस्त्रों को पहनकर शानो शौकत में रहता है। विवाह के बाद रमानाथ अपनी पत्नी जालप्पा के समक्ष अपनी आर्थिक स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर चित्र प्रस्तुत करता है। वह जालप्पा को नहीं बताता कि विवाह में चढ़े आभूषण ऋण लेकर बनवाए गए हैं। वह उन्हें चुराकर अपने पिता दयानाथ को महाजन का ऋण चुकाने के लिए दे देता है। चुंगी में नौकरी लग जाने पर वह रिश्वत लेता है और जालप्पा के लिए उधार आभूषण खरीदता है और वह अंत में ऋण भार से विवश होकर सरकारी रुपए का गबन करके कलकत्ता भाग जाता है। वहाँ भी वह अपने सुख के लिए पुलिस का गवाह बनकर एक निर्दोष को दंड दिलवाता है, जिससे लोक जीवन में उसकी निंदा होती है और अंत में जालप्पा के प्रयास से वह अपराध से बच जाता है और एक आदर्श मानव की भूमिका निभाता है। तो इसमें आप ये लिखेंगे। अगली पात्र है जालप्पा। जालप्पा में पाश्चात्य तथा भारतीय नारी का समन्वय है। उसे बाल्यकाल से ही आभूषणों के प्रति प्रेम है। वह चंद्रहार के अभाव में उदास रहती है। वह अपने पति से आभूषणों के लिए आग्रह करती है। उसे नारी स्वतंत्रता से भी प्रेम है। वह आभूषण बनने के बाद समाज में अपने स्तर का झूठा प्रदर्शन करती है। वह अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर पार्टियों में सम्मिलित होती है तथा सहेलियों पर हुए व्यय में अपने पति की सारी आय समाप्त कर देती है। लेकिन उपन्यास के उत्तरार्ध में उसे आदर्श नारीत्व की अभिव्यक्ति होती है। उसे जैसे ही वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है, वह तभी वस्त्र और गहनों का त्याग करके तपस्विनी रमणी की भूमिका स्वीकार करती है। वह गबन के धन राशि को चुकाती है। अपने पति को खोजने में समझ से काम लेती है और एक वीरांगना की भांति वह कलकत्ता पहुंचकर पुलिस के मुखबिर बने अपने पति रमानाथ की आलोचना करती है और एक लोक सेविका की भांति देवी दीन तथा पति की झूठी गवाही से संतृप्त परिवार की सेवा करती है। उसकी पवित्रता और लोक सेवा से जौहर जैसी वैश्या का जीवन भी पवित्र हो जाता है। ये इसका चरित्रण है। अगला है तीसरा पात्र है रतन। तो रतन भी आभूषण प्रियता के लिए प्रसिद्ध है। के लिए और कर लीजिए। पति की मृत्यु के बाद रतन की अधिकार शून्यता भारतीय विधवा नारी की शून्यता का प्रतीक बन जाती है। रतन की जो स्थिति पति की मृत्यु के बाद सामने आती है वह बड़ी करुणा से भरी होती है। आप ये लिख सकते हैं इसमें। अगला है जौहरा। जौहरा जो वो वैश्या है, सामाजिक परिस्थितियों के कारण बनी वैश्या है, जो जालप्पा और रमानाथ के संपर्क में आते ही वास्तविक जीवन की गरिमा का अनुभव करती है और अंत में आदर्श जीवन की ओर उन्मुख हो जाती है। फिर है इसमें दयानाथ। रामनाथ के पिता हैं और दयानाथ कचहरी में नौकर थे और इन्हें जीवन भर रिश्वत से घृणा रही, किंतु झूठे प्रदर्शन की मध्य वित्तीय वर्ग की प्रवृत्ति से उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। वे रमानाथ के विवाह में सामाजिक प्रदर्शन के लिए हैसियत से अधिक धन का अपव्यय करते हैं। सिद्धांतवादी होते हुए भी रमानाथ द्वारा जालप्पा से चुराकर दिए गए आभूषणों को ग्रहण लेते हैं। अगले हैं ये इसमें रामेश्वरी। ये रमानाथ की माँ है और इन्हें भी आभूषण से प्यार है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगले हैं देवी दीन। देवी दीन इसमें एक मुख्य पात्र है जो रमानाथ को अपने यहाँ शरण देते हैं। तो देवी दीन जाति का खटीक है। वह निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है। देवी दीन सहृदय, उदार एवं दयावान पात्र है। रमानाथ को वह अपने पुत्र की तरह मानता है। वह धर्मधीरू का मतलब होता है जो धर्म से डरने वाला या धर्म की बातों पर चलने वाला, उसे कहते हैं। अफीम गांजे
की उसे आदत है। उपन्यास के उत्तरार्ध में देवी दीन एक उल्लेखनीय भूमिका प्रस्तुत करता है। देवी दीन की पत्नी जग्गो, वह सुबह से शाम तक घोर परिश्रम करके अपने परिवार का साग सब्जी की दुकान चलाकर पालन पोषण करती है। वृद्धावस्था में भी उसे आभूषणों का मोह बना रहता है। अगला है दीनदयाल। दीनदयाल जालप्पा के पिता हैं और उनका व्यक्तित्व बड़े जमींदारों के कारिंदों जैसा है। अगला है मानकी। मानकी जालप्पा की माँ है और आभूषण के प्रति सहज ममता मोह उनके हृदय में भी रहा है। मतलब इतना नहीं है जो औरों का है, इनका कम है। अगले हैं इसमें इंदुभूषण। इंदुभूषण धनी वर्ग के प्रतिनिधि एक वकील हैं। उन्होंने वृद्धावस्था में रत्ना के साथ विवाह किया है। वे रत्ना के वैभव विलासमय जीवन में किसी प्रकार भी कमी न पड़े, उस दृष्टि से वे वृद्धावस्था में भी कठोर परिश्रम करते हैं। वे नारी स्वतंत्रता के पोषक हैं। वकील होकर भी वे मरते दम तक रत्ना के नाम वसीयत न करके भूल करते हैं, जिसके कारण विधवा रत्ना भतीजे मणिक भूषण द्वारा संपत्ति के समस्त अधिकारों से वंचित होकर हिंदू विधवा का अभिशप्त जीवन जीती है। हिंदू विधवा जो मतलब हिंदू विधवाओं के लिए जो कानून बना था उसके तहत वो अपना जीवन के उन्हें मतलब जो उसका भतीजा होता है वो सारी संपत्ति ले लेता है और उसे कुछ नहीं देता। फिर अगला जो इसका तत्व है वो कथोपकथना के संवाद है। संवाद उपन्यास को चेतना प्रदान करते हैं। गबन में संवादों का उच्च स्तरीय विधान है। संवाद की नाट्यिकता समस्त उपन्यास में देखी जा सकती है। अधिकांश कथन सरल, सरस, सुबोध एवं संक्षिप्त है। संवादों के माध्यम से ही उपन्यास की कथा वस्तु आगे बढ़ती है तथा पात्रों के चरित्रों का भी उद्घाटन होता है। गबन उपन्यास में कहीं छोटे छोटे संवाद हैं तो कहीं लंबे लंबे संवाद हैं। चौथा है देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण का सजीव चित्रण गबन उपन्यास में हुआ है। अंचल की प्रकृति के सुहावने वातावरण में उपन्यास का प्रारंभ होता है। सात के दिन है, सावन का महीना है, आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं, रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, ऐसा मालूम हो रहा है कि शाम हो गई है। बाग में आम के बाग में झूला पड़ा हुआ है, लड़कियां भी झूल रही हैं। उपन्यास के सामाजिक वातावरण के अंचल में अनेक समस्याओं का उदय हुआ। नारी की आभूषण प्रियता, दहेज प्रथा, मिथ्या प्रदर्शन में अपव्यय, अनमेल विवाह, विधवा समस्या आदि से संबंध वातावरण का चित्रण हुआ है। राजनीतिक वातावरण के चित्रण में स्वदेश आंदोलन की चर्चा है और धार्मिक वातावरण के चित्रण में सेठ करोड़ीमल की विभिन्न परिस्थितियों में पात्रों की मनोदशा का प्रभावशाली चित्रण हुआ है। इसी कारण गबन उपन्यास प्रेमचंद जी को वातावरण चित्रण में संपूर्ण सफलता प्रदान करता है। ऐसे भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ। पांचवा है भाषा एवं शैली। गबन उपन्यास की भाषा सामान्य जनसाधारण की भाषा है। भाषा व्यवहारिक होने के साथ साथ उसमें सरसता, सरलता एवं प्रभाव है। इसमें विभिन्न स्तरों के पात्र अपनी योग्यता के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी भाषा में उन्होंने हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी के व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग किया है। मुहावरे, लोकोक्ति एवं सूक्तियों के प्रयोग से भाषा व्यवहारिक हो उठी है। गबन उपन्यास की भाषा पात्रों के अनुकूल है। इसमें जोहरा की भाषा जो जोहरा बोलती है वह उर्दू का पुट है, तो जालप्पा की भाषा में संस्कृत का। शिक्षित पात्रों की भाषा में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। प्रेमचंद जी ने संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग के साथ साथ
ही स्थानीय देशज तथा तद्भव शब्दों का भी अपनी भाषा में स्थान दिया है। ये इसकी भाषा और शैली हो गई। नहीं, छठा लास्ट है उपदेश्य। उपन्यास की रचना किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर की जाती है। उपन्यासकार अपने उपन्यासों में युग की मुख्य समस्याओं को प्रस्तुत करता है और उनके समाधानों को खोजता है। प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास भी एक सह उद्देश्य रचना है। इसमें जो उद्देश्य हैं वो मैंने क्रम से ऐसे लिख दिए हैं। इसमें आप थोड़ा थोड़ा अपने आप बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, पर जो इसके मुख्य उद्देश्य हैं इनके बीच में ऐसे लिख लीजिएगा। जैसे अब ये पहला है, गबन उपन्यास में मध्यम वृत्तीय परिवार का चित्रण किया गया है जो झूठे प्रदर्शक प्रवृत्ति के कारण अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक व्यय करता है। तो आप इसमें रमानाथ के पिता के बारे में के विवाह में उधार लेकर जो वो गहने बनवाते हैं, तो उनकी क्षमता नहीं होती लेकिन वो उधार लेकर पैसे बनवाते हैं समाज में अपना बड़प्पन दिखाने की वजह से। तो आप थोड़ा सा ऐसे इसमें और लिख सकते हैं। फिर अगला है, नारियों के आभूषण प्रेम और कूट परिणामों की ओर भी संकेत किया है कि नारी का जो आभूषण प्रियता है उसके कारण उसके पति को गबन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसमें इस तरह से कि जालप्पा के आभूषण प्रियता के कारण रमानाथ चुंगी में गबन करता है, तो उसके दुष्परिणाम भी हैं। इस तरह से इसमें थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगला, अनमेल विवाह के परिणामों पर भी उपन्यास में प्रकाश डाला गया है। तो इसमें इंद्रभूषण और रतन के जो बेमेल विवाह के, वो वृद्ध है और वो जवान है, तो उसके दुष्परिणामों को भी दिखाया गया है। अगला है, इसमें गबन उपन्यास में पुलिस के आतंक तथा हथकंडों का चित्रण दिखाया गया है। गबन में पुलिस की घृणित जीवन पद्धति एवं न्याय विधान की विडंबना पर भी तीव्र व्यंग किया गया है कि पुलिस अपने लाभ के लिए किसी को भी सरकारी गवाह या मतलब इस तरह से आप लिख सकते हैं। छठा है, इसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना का चित्रण भी इस उपन्यास में मुख्य उद्देश्य रहा है। वह राष्ट्र की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का चित्रण उनके वास्तविक रूप में किया गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने इस उपन्यास में जो हमारे देश में आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति है उसका जैसा देखा है उसी तरह वर्णन किया है। कुछ भी चीज़ों को उन्होंने छुपाया नहीं है। वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों को लगा हो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस बार परीक्षा की दृष्टि से। धन्यवाद बच्चों, और कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए तो उसका आंसर भी मैं आपको अगली वीडियो के अंतर्गत दूंगी।